हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीसी में आपका स्वागत है। आज से हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करना जा रहे हैं। देखिए, पॉलिटी की सीरीज़ का मतलब क्या है। पॉलिटी इसमें मैं कराऊंगा, मेरे नोट्स होंगे, कभी कभी मैं पीडीएफ से पढ़ाऊंगा और हम धीरे धीरे इसका करेंगे। फिर हम इसके जो क्या नाम है करंट अफेयर उसको भी करेंगे। तो हमारे ऐसे करके पॉलिटी लगभग लगभग 20 दिन में, मेरा मकसद रहेगा 15 दिन में ख़त्म करने का, पर कुछ दिन डिले हो जाता है तो उसको 20 दिन में भी करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे मेरे ये नोट्स होंगे हैंड प्रिंटेड होंगे। देखो, कुछ होते हैं जैसे संसद हो गया, देखिए संसद हो गया, एफआर हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल तो राइट्स हो गए, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, और डीपीएसपी हो गया, ठीक, और भी चीज़ जितनी भी होंगी उनको मैं लिख के कर देने की पूरी कोशिश करूँगा शॉर्ट फॉर्म में। बाकी नोट्स अपने खुद बनाने पड़ेंगे आपको। बाकी ऐसे आपको नोट्स मिला करेंगे पीडीएफ के जो हाथ के हैं। मैं अपने जितने बना दूंगा उतना आपको सेंड कर दिया करूँगा, और बाकी काम मेरा इसको थोड़ा धीरे रिवाइज करनी है। इससे क्या आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। फिर हम उसके बाद क्वेश्चन भी लगाएंगे इसके। देखिए, शुरुआत करते हैं संसद, पार्लियामेंट। पता ही है, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। सरकार का विधायी अंग है, ठीक है, विधायी अंग है। उसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, और भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 तक है। ये याद रखना, भाग 5 अनुच्छेद 79 से 105 तक है। संसद में क्या क्या होता है। देखिए, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो राष्ट्रपति होता है, उसमें लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ठीक। इनमें ये बात की गई है। राष्ट्रपति क्या संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, और ना ही वे संसद में बैठते हैं, लेकिन संसद का अभिन्न अभिन्न अंग होते हैं। मतलब इनको संसद से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जैसे राज्यसभा है, तो राज्यसभा को 1954 से पहले क्या बोला जाता था और 1954 के बाद क्या बोला जाएगा, ये देखते हैं। तो राज्यसभा को 1954 पर राज्य परिषद बोला जाता था, और इसको जनता का सदन बोला जाता था, लोकसभा को। और उसके बाद क्या बोला जाने लगा 1954 से, राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। यहाँ पर संपूर्ण भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। तो अभी तो क्या बोल रहे हैं, राज्यसभा बोलने लगे हम और लोकसभा बोलने लगे। पहले से बोलता राज्य परिषद, किसको, राज्यसभा को, और जनता का सदन लोकसभा बोलते थे। अभी भी आम भाषा में बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है इसमें, ठीक। संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व, इसमें भी भारत के लोग होते हैं, पर इसमें क्या होता है, सारे लोग भारत के देश से इसमें राज्य व संघ के, मतलब ताकि ऐसा ना हो कि कोई राज्य पीछे छूट जाए प्रतिनिधित्व देने में अपना, किसमें, संसद में, ठीक। क्योंकि सारे जो मेन कानून है वो संसद से बनते हैं, जो देश स्तर पर बनते हैं, केंद्र स्तर पर बनते हैं। संविधान संशोधन भी संसद से हो सकता है। राज्यसभा की संरचना क्या क्या होती है, देखिए इसके अंदर अधिकतम संख्या 250 है, 238 सदस्य हैं। संघ व राज्य क्षेत्रों अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देखिए, 238 जो सदस्य होते हैं, टोटल 250 हैं, इसमें 238 वो कहाँ से होते हैं, संघ व राज्य क्षेत्रों के, वो भी किससे, अप्रत्यक्ष, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, निर्वाचित किए जाते हैं, मतलब इनको मान लिया जाता है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में एक रुचि या उनकी मतलब कि ख्याति हो, या उन्हें दुनिया जानती हो इस बारे में। जैसे कि कोई जिन्हें कला के जैसे नॉलेज हो, साहित्य के बारे में पता हो, विज्ञान के बारे में, और समान, क्योंकि अपनी ये एक्सपर्टीज उस सदन में दे सकें, ताकि सदन में कुछ अच्छा हो सके, ठीक। वर्तमान संख्या कितनी है, 245। उसमें क्या, 225 जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य, और 8 क्या है, राज्य संघ राज्यों का, 8 संघ राज्यों का, 225 राज्यों का, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं, ठीक। उसके बाद चौथी अनुसूची के में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया। देखिए, ये याद रखना, चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, कौन सा, फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल भी करेंगे हम धीरे धीरे, मैं सारे शेड्यूल लाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। दिन में 2 क्लास सकते हैं, एक सब्जेक्ट हम ये ले लेंगे, एक दूसरा ले लेंगे, जो भी हमें अच्छा लगेगा, सही है, उसको हम जल्दी से करना चाहेंगे, ताकि हमारे 2 सब्जेक्ट हो जाए 15-20 दिन में। फिर उसके 2 सब्जेक्ट ऐसे करके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निपट जाए, और हमारा स्टैटिक तैयार होना चाहिए। देखिए, सबसे मेन स्टैटिक है। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, देखिए, राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। देखो, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, ठीक, इसमें देखते हैं। इसमें राज्यसभा में देखिए, इसका प्रतिनिधित्व क्या क्या होता है, निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। निर्वाचन मतलब जो विधानसभा में गए हैं, जो जीते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। चुनाव अनुपातिक पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। मतलब ये पद्धति है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जब किए जाते हैं, उसके लिए फिर चुनाव किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी पद्धति से होता है, और इनका जो राज्यसभा में जो लोग आते हैं उनका भी इसी पद्धति से चुनाव होता है। सीटों का बंटवारा कैसा होता है, जनसंख्या के आधार पर। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं, और त्रिपुरा में 1 है। अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। अमेरिका में क्या होता है, हर जगह बराबर होता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जनसंख्या के आधार पर भी है, कैसे कैसे इनको बांटा जाएगा। संघराज क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, अभी क्या राज्यों का प्रतिनिधित्व था, एक तो ये प्रतिनिधित्व हो गया। फिर संघराज क्षेत्रों का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्वाचित एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है।
इसका निर्वाचन मंडल क्या प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल बनाते हैं। कौन कौन से? दिल्ली, JNK और पुडुचेरी। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं? लोग कहाँ कहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं? किन किन राज्यों का जहाँ विधानसभाएं हैं? दिल्ली में, JNK में, पुडुचेरी में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जाते हैं राज्यसभा में चुन के लोग जाते हैं। नामित या नाम निर्देशित सदस्य वो 12 होते हैं, मैंने बताया था, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। अब लोकसभा की संरचना जानते हैं, हमने किसके बारे में पढ़ा भी? राज्यसभा के बारे में पढ़ा। अब लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, लोकसभा की संरचना क्या है? अधिकतम 550, 530 राज्य और 220 संघराज्य क्षेत्र के। अब कितना? 543 सीट पर चुनाव होता है। 524 राज्य की हैं और 19 संघराज्य क्षेत्रों की, पता होना चाहिए। 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 मत आयु को 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। याद रखना, ये कौन सा? 61वां 1988 में, और 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। इससे क्या 21 से घटाकर 18 कर दिए वोट देने की आयु। संघराज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 संघराज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाने लगे। देखिए, संघराज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 था, उसके क्या हुआ? संघराज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष, मतलब जहाँ पे विधानसभा वो क्या होती है, असेंबलियाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली हो गया, ठीक, और JNK हो गया, ठीक, और जितनी हमारी टेरिटरी हैं उनमें से क्या कहना है? संघराज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने लगे। जितने भी टेरिटरी हैं चुने जाते हैं प्रत्यक्ष, मतलब जनता वोट देती है सीधे से, जो आम भाषा में वोट देने जाते हैं उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। वही प्रत्यक्ष निर्वाचन है। 60 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोकसभा की सीटों का आवंटन नहीं होता। 60 लाख से कम सीट जहाँ पे होंगी, जनसंख्या होगी वहाँ पे लोकसभा की सीट नहीं दी जाती। वहाँ पे क्या, जैसे लेफ्टी गवर्नमेंट चलाता है सरकार, कोई सर्वेंट भेज दिया जाता है, सिविल सर्वेंट, वो स्टेट को जगह को संभालता है, तो ऐसे होता है। परिसीमन आयोग 4 बार हो चुके हैं अभी तक, 1952, 1962, 1972, 2002। तो उस याद करने का सबसे तरीका, सब में लास्ट में 2 है। 52 शुरू हो जाओ और 3 बार लगातार है, 10-10 साल का गैप था। 52 से 62 और 62 से 72, 3 बार हो गया, और 2002, उसका फिर 30 साल का गैप है। ठीक, देखिए 10 साल का गैप, 10 साल का गैप, 52 से और 72 तक 1, 2, 3 बार चले, 3 बार, 52, 62, 72, फिर 2002। ऐसे याद करना पड़ेगा, कोई भी ट्रिक बना लीजिए अपनी। 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? 1976 के अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था? लोकसभा राज्यसभा की सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। फिर 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 आया, 25 वर्षों 2026 तक बढ़ा दिया गया 1991 की जनगणना के आधार पर। ठीक, ये 1971 की जनगणना का था, यहाँ 1991 की। ठीक है, उसके बाद 87वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर, ना कि 1991 की। अब ये कौन सी जनगणना था? पहले क्या थी? 1971, फिर 1991, अब 2001 की जनगणना के आधार पर ना कि, ठीक है, कौन से इसमें? 87वां कॉन्स्टिट्यूशन और 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 SC/ST के सीटों के आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 104वां 2019 में निकाला गया था, जब आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, और अभी क्या देखना है हमें? ये देखना है 87वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके हिसाब से 2001 की जनगणना पे परिसीमन आयोग तय कर रहा है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। राज्यसभा के लिए उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधि विभेद को हटाना। ये किसके लिए होते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो बताया था मैंने, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं राज्यसभा के लिए है। उसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को, विभेद को हटाना। जो मतलब यहाँ कम रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, यहाँ की कम है, वहाँ की ज़्यादा है, तो इस हिसाब से जितनी आबादी होगी उतने हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगी। सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी अपना हिस्सा देना मिलता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी कम सीट होंगे जहाँ पे उसको उतने हिस्सा नहीं मिलेगा, अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्था राज्यसभा। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें, 2 प्रकार के होते हैं। हमने क्या पढ़ा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्था राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और सूची व्यवस्था, ये अलग 2 व्यवस्थाएं होती हैं इसमें अंदर। और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लोकसभा के लिए, ठीक है, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है इसमें। देखिए क्यों, जिसे बोलते हैं हम, जो वैसे बोलते हैं ना कि आम, जो हम चुनाव देते हैं, जैसे आम भाषा में इंसान बोलता है, जो आम चुनाव ऐसे बोलते हैं, आम चुनाव, जैसे वोट डालने जाते हैं हम, अभी जो वोट डालने जाते हैं वो इसी प्रणाली के प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। लोकसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्यों नहीं अपनाएगी? मतलब जो हम राज्यसभा के लिए अपनाते हैं वो लोकसभा के लिए क्यों नहीं अपनाई? और इसमें बहुत सारे रीजन थे, मैंने लिख दिया इसमें 5-6 रीजन। देखिए, मददों के लिए मतदान प्रक्रिया जटिल हो जाती, बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता होती,
खर्चीली व्यवस्था थी, उपचुनाव का कोई अवसर नहीं देती, मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता कम करती, अल्पसंख्यक और सामूहिक हितों को बढ़ावा देती। ठीक, कम लोगों को भी, मतलब जितने भी अल्पसंख्यक ज़्यादा होते हैं वो अपनी डिमांड करवाते थे। पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती। दोनों सदनों की अवधि, देखो राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता, 1952 से चलता आ रहा है निरंतर। ठीक, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष इसके सेवा मतलब रिटायर हो जाते हैं, ये याद रखना, 1/3 हर दूसरे वर्ष। ठीक, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष मानी जाती है। संविधान ने निकाह जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर। ठीक, पहले बता रहा हूँ, सेवानिवृत्त सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा आमतौर पर 5 वर्ष माना जाता है। बहुमत खोने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष पहले विघटित कर सकते हैं, इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल 1 वर्ष में 1 बार बढ़ा सकते हैं। आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने में ज़्यादा नहीं हो सकती, 6 महीने ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपातकाल खत्म कर दिया गया, वह आपातकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, 1 बार। ठीक, अगले वर्ष बढ़ाना फिर 1 बार बढ़ाना पड़ेगा। संसद की सदस्यता कैसे होती है? भारत की नागरिक होने की उम्र संसद के लिए, राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अर्थ है, मतलब जो क्वालिफिकेशंस होते हैं, अर्हता को कहते हैं क्वालिफिकेशन। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक, ऐसा बोला गया है। लोकसभा के लिए आवश्यक किसके लिए? लोकसभा के लिए। राज्यसभा के लिए ये नहीं, 2 या 3 वर्ष में ये खत्म कर दिया। देखिए, आप जिस जगह पर रह रहे हैं, राज्य संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पे निर्वाचन जीतने खड़े हो रहे हैं, आपका पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अब ये लोकसभा के लिए कंपलसरी है, पर राज्यसभा के लिए ऐसा नहीं है। 2 या 3 में इसको हटा दिया गया है। ठीक, रिजर्व सीट के लिए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जनरल सीट पर चुनाव। देखिए, जहाँ पर रिजर्व कैटेगरी होती है SC ST के लिए, वहाँ पे क्या है, वही कैटेगरी के कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। पर जब जो कैंडिडेट होते हैं वो जनरल सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कोई उनके लिए वादा नहीं है। अब क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, निरर्थता क्या होती है? संविधान के अनुसार, देखिए संविधान के अनुसार अलग है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार को अधीन लाभ के पद ना हो, घोषित दिवालिया हो ना हो, अगर हो तो नहीं बन सकता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन है। विकृत चित्त न्यायालय ने ऐसी घोषणा की, मतलब दिमाग से मेंटली वैसा ना हो, भारत का नागरिक ना हो, उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, या किसी विदेशी रूप से राज्य प्रतिनिधित्व का अधिकार करता हो। ऐसे माना जाएगा, किसी भी आप दूसरे राज्य की निष्ठा में प्रति अपना आविष्कार करिए हो तो भी ऐसा हो जाएगा। संसद द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में अन्य नियर्ता भी है। अब ये क्या है, जनप्रतिनिधि अधिनियम है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया। किसी अपराध में 2 या वर्ष उससे अधिक की सजा ना हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निरंतर नहीं करती। मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे केस झूठे लग जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा ना हुई हो, ऐसा बोला जाता है। निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल ना रहा हो, सरकारी ठेका काम और सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो, वह निगम के लाभ के पद या निदेशक के प्रबंधन के पद पर ना हो जिससे सरकार का 25% हिस्सा हो, उसे भ्रष्टाचार की निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं में बर्खास्त ना किया गया हो, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने का रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो, छुआछूत, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार में संलिप्त ना पाया गया हो। पहले बात तो ये ऐसे दी गई हैं, सब तिगड़म हो जाते हैं इन लोगों का, सबके टेंडर जाते हैं, सब लोग अपना कर लेते हैं काम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही नोट्स बने हुए हैं और 13 मिनट की वीडियो हो भी चुकी है। तो ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे, ऐसी हैंड राइटिंग मिलेगी। शॉर्ट नोट्स आप तभी समझ सकते हैं जब आप वीडियो देखेंगे, अगर वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कल भी ऐसी वीडियो बनेगी, ऐसे करके हम आप सब्जेक्ट बढ़ाना चालू करेंगे। तो जुड़े रहने के लिए, देखो आपसे स्टैटिक अच्छा हो जाएगा, मेरा ये मानना है। सबके पास लक्ष्मीकांत है, सब पढ़ेंगे उसको, पर ऐसे नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स हैं। अगर नहीं बनाने आपको तो मेरे पास हैं, ये मैं बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा, और मेरे हिसाब से मेरा ही बन जाएगा और आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो साथ जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक मजबूत होना मतलब एक रेस में आगे निकल जाना। करंट अफेयर भी हम करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, पेपर तक हम अपना सिलेबस और करंट अफेयर के साथ रिवाइज भी करना है इसको। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।